प्रणाम। मेरा नाम शिवेश मिश्रा है। आज मैं आपके जितने क्वेश्चंस आए हैं सर्वतोभद्र पे और दो तीन वीडियो और पापा के वीडियो पे, उनका मैं आज उत्तर देने की कोशिश करूँगा। वैसे सब कुछ उस वीडियो में है, बट मैं समझ सकता हूँ कि अगर 5-6 घंटे का कंटेंट 1 घंटा या सवा घंटे की वीडियो में पूरा एकदम जैम कर दिया जाए, तो अगर किसी का कंसंट्रेशन लैप्स हो जाए या 5 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर ले तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाएं, फिर आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत होंगी। तो मैंने कुछ टॉप 10 क्वेरीज जो थे, जो कॉमन थे, उसको मैंने उठा लिया है। हर बार कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, आज संडे था तो आज सोचा नया वीडियो डालने के बदले इसी को कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बिकॉज ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। और एस्ट्रोलॉजी में किसकी कितनी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से उसको समझ में आएगा। आई मीन अगर 10th के बच्चे को अगर सीधा डायरेक्ट MA तक पहुंचना है तो उसको उस वीडियो को 4-5 बार देखना पड़ेगा। मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया था कि पहले उस वीडियो को 15-15 मिनट के टुकड़े में देखेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए, भूल जाइए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को देखिए। और टफ टॉपिक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बारे में पढ़िए। मतलब वो सिर्फ वीडियो देख करके, 1-2 वीडियो देख करके सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसी चीज़ नहीं होती है। मतलब गिटार भी सीखना होता है तो सिर्फ 1-2 वीडियो देख के तो नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो आज मैं आपके सारे क्वेरीज लेता हूँ। होपफुली कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो कॉमन है। और स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ क्वेरीज लिखी हुई हैं। तो पहली क्वेरी थी कि बृहद पराशर किस ऑथर का पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से ऑथर तो पराशर मुनि ही है, तो आप किसी का भी पढ़िए, पढ़ना आपको पराशर मुनि को है। आपको हिंदी में पसंद आती है तो हिंदी में जो किताब मिल जाए पढ़िए, इंग्लिश में पसंद आती है इंग्लिश की पढ़ लीजिए। मैंने हिंदी इंग्लिश 2-3 एडिटर्स की पढ़ी हैं, और मुझे कोई ऐसा नहीं है कि एक का प्रेफरेंस है दूसरे के ऊपर। सब में बहुत ज्ञान है और एसेंशियली पराशर मुनि का ज्ञान है। 30-35 श्लोक थोड़े अलग अलग लोग अपना इंटरप्रेट करते हैं, मगर इतना कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है जिससे कि कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बस शुरू हो जाइए, और एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा है तो ज़रूर पढ़िए। और मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर के कि लोग इतने ध्यान से देखते हैं, जिज्ञासा है, सीखना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि अपने ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जो हमें स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं गया, वो उसमें लोगों की इतनी रुचि है। तो मैं इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ कि अब मुझसे अगर 10 तक पहुँचा, 10 से फिर 20 तक पहुँचा, तो आप 5 साल 10 साल में ये हमारे देश में फैलेगा ये ज्ञान। तो पराशर मुनि का आप कोई भी पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश आपको जो भी मिलता है पढ़ लीजिए, ऑल ऑथर्स आर गुड। पराशर मुनि के किताब को ट्रांसलिटरेट करना या उसके बारे में लिखना ऐसी भी साधारण चीज़ नहीं है, तो जिन्होंने लिखा है बहुत काबिल लोग हैं। दूसरा, सर्वतोभद्र किस किताब से पढ़ना चाहिए। देखिए, सर्वतोभद्र का ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सब एक जगह सब कुछ नहीं मिलेगा, मगर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मगर मैं एक किताब का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। करीब 20-25 साल पहले पढ़ा था वो किताब, फिर अब मेरे पास नहीं है, शायद किसी को दिया था, फिर वापस नहीं आया। तो ये ना स्वर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके ऊपर उसमें इसका बहुत जिक्र है। तो वो है, एक ऑथर है, उनका नाम है नरपति जयाचार्य। ये बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी लिखी हुई है, तो स्टैंडर्ड बुक मान सकते हैं आप इसको, नरपति जयाचार्य। और बुक का नाम मेरे ख्याल से स्वरोदय था, स्वरोदय, स्वरोदय। ये किताब आपको कहीं से मिल जाए तो इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ 50-60 चक्रों का जिक्र है, और ये बड़े काम की किताब। बाकी चक्र भी आपको पढ़ने को मिलेंगे तो अच्छा, आप देखेंगे कैसे एक चक्र दूसरे चक्र से मिला हुआ भी है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, थोड़ी डिफिकल्ट बुक ज़रूर है, मगर इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में रुचि है, सर्वतोभद्र बहुत अच्छे से जानना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर पढ़िए इसको।
तीसरा क्वेश्चन एक था कि दृष्टि, आपने इसकी एक दृष्टि बताई, उसकी दो दृष्टि बताई, समझ में नहीं आई बात। देखिए उसमें मैंने समझाया था, अगर आप जाके देखेंगे जब हमने 9x9 का ग्रिड बनाया था और फिर मैंने बोला था कि इसमें भी जैसे नक्षत्र वेद में वेद की दृष्टि होती है वैसे इसमें भी होती है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सूर्य, चंद्र, राहु और केतु हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, उनकी गति बदलती नहीं है, इसलिए उनकी तीनों दृष्टि होती है। वो जहां भी बैठेंगे वो सीधा भी देखेंगे, लेफ्ट भी देखेंगे और राइट भी देखेंगे। ये हो गया सन, मून, राहु एंड केतु। बाकी प्लैनेट्स की स्पीड जो है वो कभी तेज और कभी वो रेट्रोग्रेड चलने लगते हैं, कभी वो नॉर्मल चलते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि तो तीन है मगर इफेक्टिव हमेशा एक ही रहती है। अगर नॉर्मल है तो सीधी होगी। जैसे मान लीजिए अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, राइट? तो अगर जुपिटर नॉर्मल चल रहा होता तो वो सीधा देखता, अगर वो बहुत फास्ट चल रहा होता, अतिचारी होता, तो वो लेफ्ट देखता, ये नहीं देखता। और सिंस अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो ये भी नहीं देखेगा, ये भी नहीं देखेगा, बट ऐसा देखेगा। इसलिए मैंने जुपिटर की एक उसमें दृष्टि बताई क्योंकि वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो सूर्य, चंद्र, राहु, केतु हमेशा तीन देखेंगे, बाकी प्लैनेट्स अपने स्पीड के हिसाब से देखेंगे। नॉर्मल है सीधा, फास्ट हैं अतिचारी हैं तो लेफ्ट मतलब जिस तरफ भाग रहे हैं, और रेट्रोग्रेड हैं तो जिस तरफ भाग रहे हैं मतलब राइट वापस जा रहे हैं, राइट? तो दृष्टि का ये हो गया। अब बचा कि हमें जब हम जैसे हमने उसमें जिक्र किया था सर्वोदय में, हमने क्या जिक्र किया था, 9x9 का चेस बोर्ड है, उसको पहले हमने भर दिया, फिर उसमें 5 अंक होते हैं, वो 5 अंक को हमने मार्क कर दिया, फिर कुछ मून से इंपॉर्टेंट नक्षत्र होते हैं उनको मार्क कर दिया, सूरज से कुछ उपग्रह होते हैं उनको मार्क कर दिया, अपना जन्म संपद विपद देखना है तो उसको मार्क कर दिया। तो बेसिकली जो मार्किंग वाला सिस्टम होता है, जन्म संपद विपद एक्सेट्रा, ये 27 नक्षत्र का सिस्टम होता है। 27 नक्षत्र के सिस्टम में अभिजीत काउंट नहीं होता है, मगर जब हम ये 9x9 का ग्रिड बनाते हैं या कोई भी चौकोर ग्रिड बनाते हैं तो आप देखिएगा 7 7 7 7 बनाना पड़ेगा मुझे, तभी वो स्क्वायर बनेगा। इसलिए उसमें अभिजीत नक्षत्र को लिया जाता है, नहीं तो फिर वो 7 7 6 7 बन जाएगा तो आड़ा तिरछा बन जाता है, राइट? तो नटशेल में आंसर ये है कि आप जब भी जन्म संपद विपद देखेंगे या चंद्रमा से 10th 11th देखेंगे या आप सूर्य के उपग्रह देखेंगे तो आप हमेशा 27 नक्षत्र देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी का मूल नक्षत्र है, तो ये रहा मूल, मूल के हो गए 4 टुकड़े, मूल के बाद आया पूर्वाषाढ़ा, ये हो गया मूल, ये हो गया पूर्वाषाढ़ा, इसके भी 4 टुकड़े हो गए, फिर आया उत्तराषाढ़ा, इसके भी 4 टुकड़े हो गए, फिर आया श्रवणा, इसके भी 4 टुकड़े हो गए। ये जो टुकड़ा है यहां से लेकर यहां तक का, ये अभिजीत कहलाता है। ये जो टुकड़ा है ये अभिजीत कहलाता है। इसलिए अभिजीत क्या है? अभिजीत लुप्त नक्षत्र है। वो बेसिकली उत्तराषाढ़ा का टुकड़ा ले लिया और श्रवण का टुकड़ा ले लिया और उस एरिया को मार्क करके हमने अभिजीत कह दिया, राइट? तो इसका यूज कैसे करना है? मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र है मूल, तो हम जब काउंट करेंगे तो 1 2 उत्तराषाढ़ा 3 श्रवणा 4। काउंटिंग के सिस्टम में हमेशा ऐसा होगा, जन्म मूल हो गया, पूर्वाषाढ़ा संपद हो गया, उत्तराषाढ़ा विपद हो गया, श्रवणा 6वां हो गया। उसमें अभिजीत काउंट नहीं होता है। तो अभिजीत का यूज क्या है? अभिजीत का यूज ये है कि जहां अभिजीत नक्षत्र मार्क होता है वहां पर अगर एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड में, उस लॉन्गिट्यूड के अंदर कोई प्लैनेट है, तो जब हम वेद देख रहे होते हैं सर्वतोभद्र में, तो हम वहां का वेद देखते हैं कि उस प्लैनेट पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो
आप देखिएगा एस्ट्रोलॉजी में लगभग चक्रों के अलावा अभिजीत नक्षत्र का यूज होता नहीं है। देखिए हमारे पास 12 राशि है, तो 9 9 नक्षत्र 9 नक्षत्र 9 नक्षत्र, मतलब 1 से 4 के अंदर 9 नक्षत्र, 5 से लेकर 8 के अंदर 9 नक्षत्र, फिर 9 से लेकर 12 के अंदर 9 नक्षत्र। अगर इसको हम एक नक्षत्र और ऐड कर दें 28 कर दें तो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा, वरना एग्जैक्ट डिवीजन होता है 13 मिनट्स 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का, राइट। तो इसलिए वो नक्षत्र हो गए, तो नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हो गया कॉर्नर वेद। कॉर्नर वेद कैसे लगता है, ये थोड़ी मेरी गलती है क्योंकि इसे मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था। ये मैं 3rd वीडियो के एकदम लास्ट में बताया हूँ, तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब भी हम ग्रिड बना रहे थे, जब 9x9 का ग्रिड बनाए थे, तो क्या था, एक ये कॉर्नर बना था, हमने लेफ्ट साइड में लिखा था अ, हमने चालू किया था कृतिका नक्षत्र से, और यहां पर भरणी नक्षत्र था। तो अ पे भेद कैसे लगेगा, अ पे भेद तब लगेगा जब भरणी में कुछ हो या कृतिका में कुछ हो, तब अ इम्पैक्ट होगा, राइट। उसका भी एक रूल है, महीन रूल है, वो ये है कि भरणी भी तो 4 टुकड़े में बटा हुआ है, वैसे कृतिका भी 4 टुकड़े में बटा हुआ है। तो ये कॉर्नर वाला मतलब पहला पद जब कृतिका का होगा या भरणी का जब लास्ट पद होगा, तब ये इम्पैक्टेड हो जाएगा। और जब ये इम्पैक्ट होगा तो ये पूरे डायगोनल को इम्पैक्ट करेगा, मतलब उस लाइन में इस पूरे तिरछे लाइन में जितने कुछ आते हैं, अ इम्पैक्ट हुआ तो सारे के सारे इम्पैक्ट हुए। वैसे ही अगर दूसरे कॉर्नर में हम चले जाएं तो यहां पर था अश्लेषा, यहां अश्लेषा था, यहां पर था मघा, और यहां पर था आ, ओ, आ। कोने में हम वावल्स को भर रहे थे, राइट। तो जब इसके लास्ट टुकड़े में कुछ होगा या इसके पहले टुकड़े में कुछ होगा, तब आ इम्पैक्ट होगा। आ इम्पैक्ट होगा तो पूरा का पूरा डायगोनल इम्पैक्ट होगा। और सेंटर में याद कीजिए यहाँ पर पूर्णा तिथि थी, तो पूर्णा तिथि उसी समय इम्पैक्ट होती है जब कॉर्नर में होता है। सेम रूल ये कॉर्नर में लगेगा, सेम रूल इस कॉर्नर में लगेगा। तो कॉर्नर वाला तभी होता है जब उसके बगल वाले नक्षत्र में जो सटा हुआ पद है, वो पद जब इम्पैक्ट होता है। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स और भी थे जो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप अगर उस वीडियो में आप जाएंगे, मेरे ख्याल से पार्ट 3 के लास्ट में है, सर्वतोभद्र के पार्ट 3 के लास्ट में है, तो आप देखेंगे तो उसमें मैंने कुछ रेट्रोग्रेड प्लैनेट वगैरह का भी जिक्र किया है। तो कॉर्नर बेद भी हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि इसको हम सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए यूज करें या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए सर्वतोभद्र में है सब कुछ, तो आप यूज तो किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। रोज यूज कर सकते हैं, मेन चार्ट में यूज कर सकते हैं, आज का गोचर देखने के लिए कर सकते हैं, मुहूर्त निकालने के लिए कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ। जैसे घर में आप कुछ भी खोजते हैं तो आप लेंस लेके नहीं खोजते हैं ना, बहुत चीज़ें आँख से दिखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल पराशरीय रूल से आपको आराम से दिखती है, अपना जन्म संपत्ति देख लीजिए, अपना गोचर देख लीजिए, उससे हो जाता है काम। अब मतलब सब्जी लेने कोई जा रहा है तो उसका मुहूर्त तो नहीं निकालता, बट अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़रूर सर्वतोभद्र चेक कर लेना चाहिए। तो यूटिलिटी इसकी जो है ये सर्वदा है, हमेशा है, इसमें सब कुछ है। मगर अगर आप इतने सारे रूल और इतना महीन कैलकुलेशन करके हर काम करेंगे तो आप काम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए उसको थोड़ा अपने जजमेंट के हिसाब से यूज कीजिए। तो ये हो गया स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है कि नॉर्मल यूज करना है। इस पे कुछ सवाल थे। एक था कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी कैसे देखते हैं इसमें, तो ये देखिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी और सर्वतोभद्र को मिलाने के लिए हमें 3 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी ही आनी ज़रूरी है। देखिए नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जातक की एस्ट्रोलॉजी होती है कि नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, ये सब। मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या हुआ, राज्य की एस्ट्रोलॉजी हुई, भूकंप कब कहाँ आएगा, बारिश कैसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, कि देश का क्या होगा। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी पहले आपको सीखनी पड़ेगी। तो आप इसका तरीका ये है कि पहले आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब उठाइए, उसको पढ़िए।
और उसको अच्छे से सीखिए। फिर आप देखिएगा आप उसमें कुर्म चक्र से टकराएंगे। कुर्म का मतलब कछुआ है, कछुआ टाइप का चक्र होगा, 9 दिशाएं वगैरह होती हैं उसमें। फिर उस चक्र को अच्छे से समझिए। उसके बाद जाके अगर आपको लगाना है तो आप सर्वतोभद्र लगाइए। बाय द वे उतना ही बहुत होता है, सर्वतोभद्र उसमें लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुर्म चक्र तक ही आप बहुत कुछ बता सकते हैं। मगर अब जैसे इसमें लगाएंगे तो अब देखिए कॉमन सेंस ही है ना। जब हमने बनाया था 9/9 का, जब हमने ग्रिड बनाया था तो हमने क्या बोला था कि एक डायरेक्शन यहाँ पर हमने बोला था कि ये है ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो अब जब सूरज, और यहाँ पर होता था टॉरस, ये जेमिनी, कैंसर, वैसे यहाँ लियो होता था। तो अब जैसे सूरज जब टॉरस में आया, जेमिनी में आया या कैंसर में है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन को जला रहा है। मतलब इस तरफ की जितनी चीज़ें हैं, जो वावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, तिथियां हैं, ईस्ट डायरेक्शन की जो भी हैं, वो सब अस्त हो गई, राइट। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा वो जो हमने नाम और अक्षर वाला कॉन्सेप्ट बोला था, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो और फाइन ट्यून करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर मंडेन जिनको करना है, पहले बेसिक मंडेन सीखें, उसके बाद कुर्म चक्र सीखें, और उसके बाद ये सीखें। देखिए अब जैसे यूनिवर्सिटी लेवल की तो क्लासेस नहीं ले सकता कि एक एक टॉपिक पे 40-40 वीडियोस बना के, वो तो पॉसिबल नहीं है। नौकरीशुदा इंसान हो, मुश्किल से टाइम मिलता है। और हमारा आइडिया ये है कि जो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स हैं या जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेस को सिखा दिया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, 100 लोगों को समझ में आए, 200 लोगों को समझ में आए, 20 लोगों को समझ में आए। कम से कम वो जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में वो मेहनत करेंगे, तो जब वो इन कॉन्सेप्ट से टकराएंगे तो वो फिर घबराएंगे नहीं और उनको आराम से समझ में आएगा। तो हमारा आइडिया है कि इस ज्ञान को फैलाना है, और ज्ञान को फैलाने के लिए अब यूनिवर्सिटी खोलने की अभी तो सामर्थ्य नहीं है कि बैठ करके 400 वीडियो 500 वीडियो बना करके कुछ करें। प्लस नौकरीशुदा इंसान हूँ, आप लोग भी समझते होंगे, 10-12 घंटा दिन के कहीं नहीं गए, एक संडे मिलता है, तो जितना हो सकेगा उतना ज़रूर करेंगे। पापा अपनी तरफ से तो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं भी बीच बीच में डाल दिया करूँगा कुछ। तो आइडिया है कि कॉन्सेप्ट समझिए, और कभी कोई कठिन कॉन्सेप्ट, जैसे सर्वतोभद्र बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है, और उसको भी मैंने जाम कर दिया है 1 घंटे के अंदर, कुछ 5-6 घंटे का। मतलब इतना ही कोर्स का लोग 20-30 हज़ार रुपया लेते हैं, 10 क्लास में पढ़ाते हैं पर पर्सन, मतलब 10 क्लास में पढ़ाते हैं। तो मेरा आइडिया क्या था कि सारे कॉन्सेप्ट डाल दो, जितने लोग के पास पहुंच जाए। जिनको इंटरेस्ट हो वो उसको समझें, 5 बार 4 बार वीडियो को छोटे छोटे टुकड़े में देखें, और फिर उस पर आगे बढ़ें, अपने से मेहनत करें। जिनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाके एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करें। मगर जब ज्वाइन करें तो समझ में तो आए कि भाई था क्या ये, राइट। तो ये मंडेन का हो गया। फिर कुछ लोगों का था कि, और ये पापा को भी लोग फ़ोन करते रहते हैं, जैसे कुछ लोग को पापा का कांटेक्ट चाहिए, कुछ लोग को मेरा कांटेक्ट चाहिए, तो पापा को ही फ़ोन करते रहते हैं मेरा नंबर देने के लिए। तो कांटेक्ट मैंने लिख दिया है, मगर आप लोग से एक विनती है, उसको थोड़ा सेंसिबली यूज़ करेंगे प्लीज़, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब दिन में एक सेम आदमी का 20-20 मैसेज आता है, अब उतना तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो ये पापा का नंबर है 9431301981। इनको 10:30 से 11 के आसपास आप लोग फ़ोन कीजिए, उस स्लॉट में वो फ़ोन उठाते हैं। आप खुद ही जानते हैं वो बीमार रहते हैं, उम्र हो गई है, अपना घर का भी चीज़ें रहती, घर की चीज़ें रहती हैं, पूजा पाठ रहता है, सब कुछ रहता है। तो इस दौरान ही वो फ़ोन उठाते हैं। हमेशा वो फ़ोन शायद सबका अटेंड ना भी कर पाए, मगर वो अपनी यथाशक्ति करते हैं, नहीं तो दूसरे दिन ट्राई कर लीजिए। और देर रात प्लीज़ मत कीजिए, देर रात उनके रेस्ट करने का टाइम होता है। और मेरा नंबर है 7678632483। मेरी एक ही विनती है, मुझे प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। हर 10 मिनट में फ़ोन बजता है, मैं नहीं अटेंड कर सकता, मैं काम करता रहता हूँ, और मैं तुरंत सबका जवाब नहीं दे सकता। शाम तक बहुत थक जाता हूँ काम करते करते। तो मैं 2-3 दिन के अंदर एक बार समय निकाल करके सबको को जवाब दे देता हूँ। तो प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे। तो मेरे ख्याल से आपकी ये क्वेरी भी पूरी हो गई।
फिर कुछ था टॉपिक्स। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों की फरमाइश की है कि ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए, जैसे 10th हाउस के बारे में बताइए। देखिए, प्रैक्टिकली आप भी समझ सकते हैं कि जहाँ इतने सारे लोगों का रिक्वेस्ट होता है, हर रिक्वेस्ट पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर मैं कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। देखिए, 10th हाउस के बारे में क्या बताएं। किसी भी हाउस में जैसे जो रूल्स लगते हैं वो रूल 10th हाउस में भी लगेंगे। और आप जब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो 5 चीज़ों का बेस तैयार कीजिए। वो जब बेस तैयार होने लगेगा तो जो रूल्स आप फर्स्ट हाउस में लगाएंगे, सेकंड हाउस में लगाएंगे, वही चीज़ 10th हाउस में लगेगा। कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता वो। मतलब वो भाव को समझिए, ग्रह के चीज को समझिए, ग्रह के कारक को समझिए, गोचर को समझिए, नक्षत्रों को समझिए, आप अपने आप करने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी में देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो लॉजिक है ही, और दूसरा क्या है, जैसे पराशर मुनि ने लिखा है कि आपको खुद सात्विक होना पड़ेगा, और जिनका देख रहे हैं उनको भी सात्विक होना पड़ेगा। जो श्रद्धा के साथ ना आए उनकी मत देखिए, और अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो मत सीखिए, क्योंकि फिर आप वो मैथ्स में ही और इन चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिज्ञासा बहुत है लोगों में, और सीखने की बहुत इच्छा है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, किताबें पढ़िए, और सेम रूल्स सारे घर में लगते हैं, और पराशरीय रूल्स बेसिक हैं, वो ही सब जगह आते हैं। और बृहद पराशर पढ़िए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो अथाह सागर। फिर हमारे बुक के बारे में बहुत सारे क्वेरीज आए हैं कि क्या ये हिंदी में अवेलेबल है। तो नहीं, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हमने इसको जो लिखा था वो बेसिकली एकदम अंग्रेजी में बोल चाल की भाषा में लिखा था। मतलब कम हियर, गो देयर, आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, उस टाइप की भाषा में लिखा है। तो जिसको भी टूटी फूटी भी अंग्रेजी आती है वो समझ सकता है इस किताब को। दूसरा, कुछ रिक्वेस्ट था कि अपने बुक के बारे में बताइए या बुक की रीडिंग कीजिए। अब 400 पन्ने की बुक की रीडिंग तो नहीं की जा सकती, मगर आप समझ सकते हैं, जैसे पापा बताते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि ज्ञान फैले। बुक लिखना पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आज, कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई भी उस बुक को उठाए तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझ सके, और एक बुक में ही सब कुछ समझ सके। उस किसी और बुक में जाने की ज़रूरत नहीं। मोटी सी किताब क्लिष्ट लैंग्वेज के साथ लिख दी जाए, एकदम बहुत कठिन लैंग्वेज के साथ लिख दी जाए, तो आदमी पढ़ेगा और फिर आधी चीज़ें याद रहेंगी, आधी नहीं रहेंगी। मगर अगर लॉजिकली किया जाए तो आसान होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने लॉजिक क्या यूज़ किया है, और आपको ठीक लगे तो आप भी पढ़िए, 4 लोगों के पास पहुँचाइए। ऋषि मुनियों की चीज़ है, घर घर पहुँचेगी, अच्छा होगा। तो जैसे देखिए हमारा क्या था, और पहले आप लोग का कुछ वो भी था, एक कंप्लेंट था कि पुराने पब्लिशर के साथ कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, डिले होता है, कभी ये होता है, वो होता है। तो वो किताब ऐसे ही दिखती थी। तो ये मैं इसको उस पब्लिशर से बंद कर रहा हूँ। लाल रंग की थी ये, और हमने नए पब्लिशर के साथ किया है। वो ऐसी दिखती है, पीले कलर की है, राइट। तो ये अभी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और कुछ 7-8 दिन में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाएगी। करीब 120-125 कंट्रीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। यूके, यूएस, साउथ ईस्ट एशिया सब में हो जाएगी। तो नोशन प्रेस से हमने किया, तो अभी नोशन प्रेस, अमेज़ॉन और मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट पे भी आ गई है किताब, वो अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के नीचे में वो लिंक दे दूँगा, बिकॉज कुछ लोगों ने बोला कि मुझे लिंक नहीं मिला, मुझे किताब नहीं मिली उस पर। तो वो है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या चीज़ है, ताकि आपको समझ में आए कि हमने इसको कैसे किया है। देखिए, पापा का आइडिया ये था, पापा ने बोला था कि एक तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और दूसरा ये बहुत एकदम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पापा के नोट्स या मेरे नोट्स को सीधा छाप देते तो सर पैर समझ में नहीं आता। अब जैसे देखिए, मंगल दोष बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, साउथ में इसको बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहीं क्यों बनता है, साउथ में वो लेते हैं तो क्यों लेते हैं, हमने ड्रॉप किया तो क्यों किया। अच्छा, बनता है तो यहाँ होने का कुछ और मतलब होगा, यहाँ होने का कुछ और मतलब होगा, यहाँ होने का कुछ और मतलब होना चाहिए। तो लॉजिकली समझाना भी पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों अलग होना चाहिए। अच्छा, मंगल से ही क्यों बनता है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो केतु भी क्रूर ग्रह है, उससे भी बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनता है, शनि से भी बनता है। अच्छा, बन गया तो कितना बना, इतना बना, इतना बना, इतना बना। अब किसी को बोला जाए आप महामंगला है, तो उसको क्या समझ में आएगा। मगर किसी को बोला जाए कि हाँ 50% है, 70% है, 100%, 125% है, तो उसको एक समझ में आएगा कि हाँ इंटेंसिटी कितनी है इसकी।
तो हमने इसमें स्कोर देने की कोशिश की कि, और कुछ नहीं तो कम से कम 1000-1200 चार्ट्स डाल दिए हैं हमने एग्जाम्पल के रूप में। आप अपना कुंडली खोलिएगा तो उसमें आपको अपनी कुंडली भी, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको अपनी कुंडली ही मिल जाए उसमें, कि हाँ मेरा मंगल यहाँ, मेरा केतु यहाँ, मेरा शनि यहाँ है, ऐसे करके मिल जाए आपको। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कितना इंटेंसिटी है। अब क्वेश्चन है, ठीक है इंटेंसिटी समझ में आ गया, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, तो मैं किससे मैच करा सकता हूँ, कितने से मैच करा सकता हूँ, तो उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 पैसा डिफरेंस होना चाहिए, 10 पैसा होना चाहिए, 40 पैसा होना चाहिए, तो वो चीज़ दे दिया। अच्छा भाई मेरा मंगल दोष तो बन गया, मगर ये कटता भी है। हाँ बिल्कुल कटता है, उसके भी बहुत सारे नियम हैं। अगर आप कायदे से कैलकुलेट कीजिए तो 5 घर में 6 घर में अगर मैं पकड़ूं कि मंगल दोष बना हुआ है, तो 40 से 50% लोगों का तो मंगल दोष बना हुआ है दुनिया में, तो जी नहीं सकेंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो उसके भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने नियम कायदे कानून दिए, हमने वो एग्जाम्पल्स दिए, बहुत तेरे एग्जाम्पल दिए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो कट गया। अच्छा मान लीजिए कट गया, तो कुछ तो ऐसा भी होता होगा जो कटता नहीं है। हाँ लॉजिकल क्वेश्चन है, तो हमने वो भी एग्जाम्पल दिए कि हाँ ऐसा होता है तो कटता नहीं है। अच्छा भाई अब हो गया, बन गया, कटा नहीं, अब क्या करें? तो तरह तरह की चीज़ें हैं, कोई बोलेगा गाय दान करो, कोई बोलेगा बरगद से शादी करो, कोई बोलेगा घट विवाह करो। और पापा और हमारा बेसिक मानना ये है कि भाई भगवान की शरण में जाओ, भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान के जिस रूप की पूजा करनी है उस रूप का हमने जिक्र कर दिया, राइट। जब तब दान से 25% कटता है, मगर अंत में जो भी है सर्वोपरि भगवान है, तो भगवान के पास जाओ। अब कैसे पूजा करें? अब पूजा करें तो उसके लिए ये हवन करो, वो हवन करो, अपने वैदिक सिस्टम्स वो भी हैं, बट कलयुग में तो ये कहा गया है कि भगवान का नाम लेना बहुत है, राइट। तो 1 मुहूर्त की पूजा कर लें, अरे 3 मिनट की पूजा कर लें, तो इस स्वरूप की पूजा करनी है, उस स्वरूप का मंत्र भी हमने दे दिया कि हाँ ये पूरा एक मंत्र का सिस्टम है। एक हाउस होल्डर जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे पूजा कर सकता है अपने घर में बिना पैसा खर्चा किए, बिना टाइम खर्चा किए? भगवान को याद करना बहुत है। तो बेसिकली क्या है, कलयुग में यही बोला गया है ना कि अगर आपका तन सात्विक है, आपका अगर मन सात्विक है, अगर आपकी जुबान सात्विक है, तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो तल्लीन हो के दिल से अगर आप भगवान को पुकारें तो अच्छा है। अब सिर्फ ज्ञान बढ़ाने से तो कुछ होता नहीं है, मैंने गीता रट लिया, कबीर रट लिया, मगर उससे कुछ होता नहीं है। अगर उसकी एक लाइन को भी अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो उससे बहुत कुछ होता है ना। ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो अब कबीर पे PhD कर लिए मगर बोली खराब है मेरी, तो पॉइंट क्या है? कुछ प्राप्त नहीं होगा, राइट। तो हमने इसी तरह से इसको लॉजिकली बनाने की कोशिश की है ताकि कोई भी आदमी अगर इस बुक को उठाए तो एक एक स्टेप करके प्रोग्रेस करके इस चीज़ को समझ पाए और उसको जीवन में प्रैक्टिकल यूसेज कर सके। देखिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तीर चलाना आता है मगर उसका मेरे पास कोई उपयोग नहीं है। जैसे किसी का कमेंट था कि कैलकुलस क्यों पढ़ाते हैं हमें, उसका तो जीवन में कोई यूज़ नहीं आया। तो कैलकुलस पढ़ाते हैं जिनके जीवन में यूज़ आए, मगर जिसके यूज़ नहीं आया उसके लिए व्यर्थ हो। इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है कि जब मैं लोगों को बताऊं तो प्रैक्टिकल यूसेज बताऊं, क्योंकि आपके पास विद्या तो आप जहाँ तक चाहें मरते दम तक आदमी पढ़ सकता है, बहुत विद्या हो सकती है, मगर जीवन में उसका उपयोग कैसे करें वो बहुत ज़रूरी है। कुंडली देखें तो कैसे देखें, या कोई समझा रहा हो तो कैसे समझें, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल उपयोग के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये किताब भी लिखी है कि जब आप पढ़ें तो आपको सिर्फ समझ में ही ना आए बट आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें। इसलिए हमने परसेंटेज वगैरह भी दिया है कि हाँ भाई तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। अब रहा इतने सारे रिक्वेस्ट रहते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। देखिए मैं सिर्फ क्षमा प्रार्थी हूँ, इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप भी जो लोग नौकरी वोकरी करते होंगे आप लोग सबको पता है कि मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए एक टॉपिक लिया जाए, स्टेकवर्क ही लिया जाए, उसमें कम से कम 20 से 30 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो इतना डेंजरस टॉपिक है कि पापा और मैं कभी किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक जिसको बताया उसकी एस्ट्रोलॉजी वहीं ख़त्म हो गई है। पराशर सीखिए, वही बेस है, उसके बिना बाकी कुछ भी सीखना बहुत डेंजरस हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा है 90-95% लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे। मैं उसके लिए आप लोग को प्रणाम करता हूँ, सर झुका के प्रणाम करता हूँ।
कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई कि मैं इस चैनल पे आया हूँ, वो भी मैं समझ सकता हूँ। पापा के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक तरह से इंट्रूडर ही हूँ इस चैनल में, मगर मैं आया था इसलिए कि पापा बीमार थे। उन्होंने आज्ञा की थी कि देखो मैंने बहुत दिन से कुछ चढ़ाया नहीं है और एक सर्वतोभद्र पे मेरे पास 2-4 रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो अगर तुम कर सको तो कर दो। तो पापा की आज्ञा सर आँखों पर। अब उनका ये कहना है कि बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे करो, आपका सपोर्ट रहा तो करेंगे, आपको तकलीफ़ रही तो ज़रूर, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहूँगा, राइट। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सराहा, अपना आशीर्वाद दिया। आपके और पापा के चैनल पे आके मैं कुछ पर्दे के पीछे से तो जो हो सकता था वो मैं पहले से मदद करता था, पर्दे के सामने आके भी आप लोग की सेवा कर पाया। बट मेरी एक ही विनती है कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो मैं कॉन्सेप्ट लेवल की चीज़ ही बनाऊंगा, ताकि आपको अपने जर्नी पे आसानी हो। जब आप चलें तो आपको समझ में आया, अच्छा पेड़ आ गया, पौधा आ गया, रास्ता आ गया, नदी आ गया, और आप खुद सीख सकें और 10 लोगों को सिखा सकें, 10 लोगों को बता सकें। देखिए आइडिया ये नहीं है कि एक वीडियो बनाया, सब्सक्राइबर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भगवान की दया से भगवान ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जीवन में आशीर्वाद भी मिला, सब कुछ मिला जैसा जीवन होता है। हमारा आइडिया है कि हमारे पास कुछ ज्ञान है जिस पे हमने 25-40 साल तक मेहनत की, जितने लोगों तक फैल सके, आज ना फैले 5 साल बाद फैले, 10 साल बाद फैले। ऋषि मुनियों की वाणी है, सबके घर पहुँचे, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारे देश के ज्ञान की कुछ कीमत लगाएं लोग कि हाँ ये हमारे देश का ज्ञान है, ये फैले। ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में कभी पढ़ाया नहीं गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी डाला नहीं गया, और जहाँ भी डाला गया वहाँ पर इतने कॉम्प्रेस 1 साल 6 महीने या 3 महीने में डाल दिया गया कि उसमें बड़ा मुश्किल हो गया उस चीज़ को समझना। तो ये इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ और आप सबको प्रणाम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेरी शुभकामनाएं।